सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। ओके बेटा, कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है और फिर इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जिनमें हम इनके एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ओके बेटा, आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द बॉडी is equal to the weight of the liquid displaced by it. That is the principle of flotation. क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। A body floats in a liquid, एक बॉडी लिक्विड पे तभी फ्लोट करती है जब उसकी बॉडी का वेट, when the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by it, then it means जब बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट यानी कि डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इक्वल होगा तभी बॉडी फ्लोट हो सकती है। Is that clear? That is the principle for फ्लोटेशन। अब इसके एप्लीकेशंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले देखिएगा इसके एप्लीकेशंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दे रहा है, अ नेल मेड ऑफ आयरन सिंक बट अ शिप मेड ऑफ द सेम मटेरियल कैन फ्लोट। एक आयरन शिप जो कि बहुत बड़ा होता है वो फ्लोट करता है, इवन देन एक आयरन नेल जो कि बहुत छोटी होती है शिप के कंपैरिजन में वो फ्लोट नहीं कर पाती, वो सिंक हो जाती है। ऐसा क्यों? कह रहा है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द शिप इज सो डिजाइंड दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग द वाटर इक्वल टू इट्स वेट। आल्सो शिप इज हॉलो एंड द बॉटम बिकॉज ऑफ विच इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक लेवल है, वाटर लेवल है, यहां पर शिप ऐसे अगर यहां फ्लोट करता है तो शिप का कुछ पार्ट इसके वाटर के अंदर होता है। शिप का कुछ पार्ट क्या होता है बेटा? वाटर के अंदर होता है। तो ये क्या होता है, यहां पर इसके सबमर्ज्ड पार्ट से इतना वाटर डिस्प्लेस हो जाता है कि उस वाटर का वेट इस शिप के वेट के क्या हो जाता है बेटा? इक्वल हो जाता है। और इस वजह से ये शिप क्या करती है बेटा? फ्लोट करती है। ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एकदम सरफेस पे नहीं चलती, उसका कुछ पार्ट एकदम सबमर्ज्ड होता है, इमर्ज्ड होता है। तो इस इमर्ज्ड पार्ट से जो वाटर डिस्प्लेस होता है उस वाटर का वेट इस पूरे शिप के वेट के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और इस वजह से ये शिप क्या करती है? फ्लोट करती है। स्लिप को इसी तरीके से हम डिजाइन करते हैं। बट नेल, एक आयरन नेल अगर मैं पानी के अंदर डालता हूं तो क्या होता है, वो उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। और जब वाटर अपने वेट के इक्वल डिस्प्लेस नहीं कर पाती है तो ये क्या हो जाती है बेटा? शिंक हो जाती है और इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगा रहता है। ठीक है। दूसरा रीजन कि इसकी जो डेंसिटी होती है, ये चूंकि शिप जो होता है बेटा वो हॉलो होता है अंदर से पूरा, तो इसकी ओवरऑल डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम हो जाती है। इसकी वजह से ये फ्लोट करता है। बट ये एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी हैवियर रहती है किससे? वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए ये फ्लोट नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? तो वही कह रहा है, ऑन द अदर हैंड द सॉलिड नेल इज अनेबल टू डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, सो इट सिंक। आल्सो बीइंग सॉलिड द डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ water. Cause of this a ship floats and a nail submerged, यानी कि sink कर जाती है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, a specially designed ship called a submarine. सबमरीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? अगर मैं सबमरीन के कॉन्सेप्ट को समझूंगा तो देखो सबमरीन कुछ इस तरीके से बनाई गई होती है। सबमरीन कुछ इस तरीके से बनी हुई रहती है। ठीक है। ये सबमरीन क्या होती है बेटा? पानी के अंदर चलती है। तो ये अपने मन से पानी के अंदर या पानी के ऊपर कैसे आती है? देखिए यहां पर एक टैंक होता है, दैट इज कॉल्ड बैलास्ट टैंक। ठीक है, ये टैंक क्या कहलाता है बेटा? बैलास्ट टैंक। यहां बड़ी हैवी मोटर होती है, बहुत हैवी मोटर्स होती है। और यहां पर जब इसको, जैसे मान लीजिए ये पानी के अंदर है, तो अगर ये सबमरीन पानी के अंदर है और इसको ऊपर आना है, तो ऊपर जब आना होता है तो ये मोटर स्टार्ट करते हैं और ब्लास्ट टैंक से पानी सारा क्या जाता है बेटा? बाहर जाता है। और जब पानी सारा बाहर जाता है और ये अंदर से हॉलो होती है पूरी, और यहाँ पे ब्लास्ट टैंक होता है, तो पानी सारा बाहर जाता है इसके अंदर का। जब पानी बाहर जाता है तो ये सबमरीन ऊपर जाती है। और मान लो अगर सबमरीन ऊपर है, उसको नीचे लाना है तो क्या कर देते हैं? यहाँ का गेट ओपन कर देते हैं। गेट ओपन करने से बाहर का जो पानी है वो सारा का सारा ब्लास्ट टैंक में आना स्टार्ट कर देता है।
जिससे इसका ओवरऑल वेट बढ़ने लगता है और वेट बढ़ने की वजह से ये सबमरीन नीचे की तरफ जाने लगती है। तो इसको जब अपने मोशन करना होता है नीचे या ऊपर, तो ये क्या करती है, ब्लास्ट टैंक से पानी को निकालती है या गेट ओपन करके पानी को भरती है और इस कॉज की वजह से सबमरीन ऊपर नीचे होती रहती है। तो क्या कह रहा है, अ सबमरीन कैन फ्लोट और सबमर्ज इन अ वाटर एज डिजायर्ड, यानी कि इच्छा के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है इट हैज द ब्लास्ट टैंक एट इट्स बेसमेंट, बेसमेंट में ब्लास्ट टैंक होता है। व्हेन द सबमरीन इज टू बी सबमर्ज्ड, जब उसे समर्ज डूबना होता है, दीज टैंक्स आर फिल्ड विद द सी वाटर, इसको पानी से भर दिया जाता है। तो पानी से कैसे भरते हैं, बस हमें गेट ओपन करना और पानी सारा अंदर आ जाता है। As a result, the weight of the submarine becomes more than the weight of the water displaced by it, and therefore it submerged। तो अब जब यहाँ पानी आता है, जब यहाँ पे पूरा का पूरा पानी अंदर की तरफ जाएगा तो इसका ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ जाएगा। जब इसका ओवरऑल वेट बढ़ जाएगा तो ये नीचे की तरफ समर्ज करेगी। आगे कह रहा है इफ द सबमरीन हैज टू कम अप, अगर सबमरीन को ऊपर आना होता है, द टैंक आर इम्पटीड आउट शो द वेट ऑफ द सबमरीन डिक्रीज इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस एंड द सबमरीन राइजेस अप टू द सरफेस। इज दैट क्लियर? तो सबमरीन कैसे ऊपर नीचे जाती है, उसका मेन जो रोल होता है दैट इज बेटा ब्लास्ट टैंक का रोल होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहा है, द लार्ज मासेज ऑफ द आइस नोन एज द आइसबर्ग कैन फ्लोट ऑन द सी वाटर। आइसबर्ग नॉर्मली सी वाटर में फ्लोट करते हैं। आगे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब व्हाइल दैट द सी वाटर इज 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 पॉइंट। देयरफॉर, आगे कह रहा है देयरफॉर द आइसबर्ग कैन फ्लोट ऑन वाटर, most of the part of the floating iceberg remain under the water। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी दिया रहा है। आगे कह रहा है therefore the iceberg can float, आइसबर्ग फ्लोट तो कर रहा है लेकिन most of the floating iceberg remain under water, ज्यादातर पार्ट इसका पानी के अंदर होता है। It is estimated that 11 part out of a volume of 12 remain under the water, यानी कि 12 में से 11 पार्ट अंडर द वाटर होता है और उसी अंडर द वाटर होने की वजह से एक डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। कैसा? दिस कैन कॉज डैमेज टू द अप्रोचिंग शिप, ये कॉज अभी उसके अंडर वाटर। अभी देखिएगा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मान लीजिए ये सी का लेवल है, यहां पर कोई आइसबर्ग है, तो ये आइसबर्ग अपना एक पार्ट ऊपर किया हुआ है और इसका 11 पार्ट अंदर है। अब अंदर किस फॉर्म में है, कैसे है, ये हमको नहीं पता होता क्योंकि ये अंदर होता है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट अंदर होता है। अगर मान लीजिए अब यहां से कोई शिप आती है और इसके साइड से गुजरती है तो पता चले इसके साइड वाला, अब सब ऑब्वियस सी बात है, शिप का कुछ पार्ट समर्ज होता है ये अंदर, कुछ पार्ट इसके अंदर होता ही होता है। अब वो अंदर वाला पार्ट नहीं दिखाई देता है और मान लीजिए ये आइसबर्ग के बगल से अगर वो शिप गुजर भी रही है तो उसके अंदर वाला आइसबर्ग कितना होगा, कैसे फैला होगा, नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्राइक करते हैं और कभी कभी इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, इसके बारे में सुना भी होगा कि आइसबर्ग की वजह से एक हमारे पास शिप था टाइटैनिक, दैट इज टाइटैनिक आइसबर्ग की वजह से हो गया। क्या ऐसा रीजन था? आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां तो मौसम भी धुंधला था, वो तो डायरेक्टली आइसबर्ग से भी टकरा गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टर्म था ये ज्यादा फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे और ध्यान देके पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी विद अ लिटिल एफर्ट कैन रिमेन फ्लोटिंग। हम बहुत ही लिटिल एफर्ट के साथ फ्लोट कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंपेरेबल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहीं ना कहीं हमारी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। आगे कह रहा है स्विमिंग इन सी वाटर इज इजियर बिकॉज सी वाटर इज हाइयर डेंसिटी देन द फ्रेश वाटर। अगर हम फ्रेश वाटर में स्विमिंग करते हैं तो दैट इज हमें स्विमिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, बट अगर हम सी वाटर में करते हैं तो वहां सी वाटर में हमारी स्विमिंग इजी हो जाएगी, हमें ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, खुद को मतलब ज्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हम इजी तरीके से वहां फ्लोट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं सी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो फ्रेश वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट मिलता है बेटा, इस वजह से सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है।
सी वाटर सॉल्टी वाटर होता है, इस वजह से वो ज्यादा डेंसिटी का होता है। नेक्स्ट, सम स्पेसीज ऑफ द फिश हैव एन ऑर्गन कॉल्ड एयर ब्लैडर। ठीक है, फिश की कुछ स्पेसीज होती हैं जिनमें एयर ब्लैडर होता है और स्विम ब्लैडर। व्हेन फिश वांट टू राइज दे फिल द ब्लैडर विद द गैस डिफ्यूज फ्रॉम देयर ओन बॉडी thus बिकमिंग लाइटर। तो अगर उस फिश को ऊपर जाना होता है तो वो अपने अंदर से गैस बनाती है और वो ब्लैडर में फिल कर लेती हैं। अब ब्लैडर में जब वो गैस फिल करती हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वो धीरे धीरे हल्की हो जाती है और वो धीरे धीरे लाइटर हो जाती है और वो ऊपर जाने लगती हैं। और जब उन्हें नीचे आना होता है वो अपने ब्लैडर से हवा को क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं। तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और डेंसिटी इंक्रीज, जिसकी वजह से वो चीज नीचे आने लगती है। आगे कह रहा है when they want to go down they empty out bladder thereby increasing the density and hence manage to sink। और इस तरीके से वो ऊपर और नीचे आती जाती है। Is that clear? Okay, next, hydrogen filled balloons tends to move upward because hydrogen filled balloon ऊपर जाते हैं। क्यों जाते हैं? Because the density of hydrogen is 1/4 of the air। एयर की जो डेंसिटी है उसका 1/4 डेंसिटी किसकी होती है? हाइड्रोजन की। यानी कि हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है एयर इन कंपैरिजन टू द एयर। अगर एयर कुछ है तो हाइड्रोजन उससे 1/4 हो जाती है। आगे, द अपवर्ड फोर्स इज मोर देन द डाउनवर्ड फोर्स। क्योंकि हाइड्रोजन हल्की है तो डाउनवर्ड ज्यादा लगा नहीं सकती है, एयर भारी है तो उसका अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगता है। फोर्स ऑफ balloon and hence it rises upward till the density of both become to the same। ठीक है, अब देखो बलून और एयर की, यहाँ बलून की बात कर रहा है, बलून और एयर की डेंसिटी वहां सेम होगी लेकिन वो एक हल्की होती है और एक भारी होती है। ठीक है, ये बलून की बात कर रहा है। बलून के अंदर जो एयर भरी है वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, बाहर की एयर अलग है, बलून के अंदर की जो एयर है दैट इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एयर से बहुत हल्की होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दो डिवाइस की। यहां पर एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किस लिए यूज होता है? टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क विच इज आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये होता है लैक्टोमीटर। एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यानी कि डेंसिटी चेक करने के लिए यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो हमारे पास जो लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर, ओके बेटा, लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर जो होते हैं इनका यूज हम क्या करने के लिए करते हैं? लैक्टोमीटर का यूज प्योर मिल्क की प्योरिटी के लिए, हाइड्रोमीटर का यूज डेंसिटी के लिए। लेकिन हम इनका यूज करते क्यों है? हम इनका यूज इसलिए हम इनका यूज किस एप्लीकेशन से करते हैं? तो हमारे पास फ्लोटेशन का एप्लीकेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोटेशन एप्लीकेशन हम इनका यूज कर पाते हैं। यानी कि अगर ये दोनों डिवाइस कौन से एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वो एप्लीकेशन है फ्लोटेशन का। इज दैट क्लियर बच्चा? ओके, तो यहां पर बेटा ये चैप्टर होता है खत्म। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, इसकी एक्सरसाइज देखें। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए फर्दर वीडियोस मिल जाएंगी आपको। गुड बाय।